नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम गुरु में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने उत्तराखंड में या फिर किसी भी स्तर पर आप अगर सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें जो निबंध आते हैं उसके लिए एक सीरीज स्टार्ट करने का प्रयास किया, जिसमें हम निबंध लेखन की बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे और अभ्यर्थियों के निबंध को एनालिसिस करेंगे। एक अभ्यर्थी हैं हमारे, उन्होंने हमें ये निबंध लिख के भेजा है, तो इसका आज एनालिसिस करते हैं और जानते हैं कि इस निबंध में और क्या लिख सकते हैं और किस प्रकार के मार्क्स आपके ऐसे निबंध में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा मूल्यांकन का अनुभव भी आपको होना आवश्यक है। टॉपिक है पर्यावरण और प्रौद्योगिकी। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, प्रौद्योगिकी आपने गलत लिख रखा है, इसको आप सही करेंगे। देखिए, आप कमेंट करेंगे कि किस प्रकार से लिखा जाता है। ये दर्शकों के लिए प्रश्न है। और देखिए, वर्तमान समय प्रौद्योगिकी का है, प्रौद्योगिकी क्या है। और ये दो यहाँ पर भी गलत लिखा है। का समय है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में संपूर्णता के साथ रस बस गया है। भारतीय समाज ने हमेशा से विज्ञान एवं पर्यावरण प्रौद्योगिकी, यहाँ पर थोड़ा सा सही लिखा है इन्होंने, कि सकारात्मकता के साथ अपनाया है। जहाँ तक पर्यावरण के साथ तकनीकी के संबंध की बात करें तो वर्तमान दुनिया ने तकनीकी से पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है। लालच के स्तर को बढ़ाने के कारण प्रकृति का अतिदोहन किया है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा है, क्या विश्व प्रकृति के साथ गैर सतत उपभोग के प्रभाव से अनभिज्ञ है? इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए इस पर चर्चा करते हैं। प्राचीन सभ्यताएं प्रकृति में देवी अंश या देवी रूप में पूजनीय मानती थी और प्रकृति के संसाधनों का उपयोग कृतज्ञता के साथ आवश्यक मात्रा में ही उपभोग करती थी। भारतीय वैदिक सभ्यता में तो पर्यावरण के विभिन्न अंगों यथा पृथ्वी, जल, नभ एवं वायु आदि के प्रतिनिधित्व के रूप में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करती थी। लेकिन पुनर्जागरण के बाद विज्ञान एवं तकनीकी में क्रांतिकारी खोजें हुई, जिस कारण कई मशीनों के विकास से तीव्र औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ। विशेषकर यहाँ पर भी सही करेंगे, पश्चिम जगत ने प्रौद्योगिकी से बनी नई तकनीकों का उपयोग प्रकृति के अतिदोहन में किया। समय समय के साथ प्रौद्योगिकियों का उपयोग विविध आयामों में होने लगा, जिससे प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ज़्यादा होने लग गई है। अब नई तकनीकों से बने इलेक्ट्रॉनिक कचरे ने भी पर्यावरण की क्षति पहुंचाने का काम किया है। तीव्र औद्योगिकरण के कारण प्रदूषित हवाएं, धुएं ने हमारे वायुमंडल को दूषित कर दिया। आज वैश्विक स्तर पर आर्थिक महाशक्ति बनने की होड़ में दुनिया अधिकतम प्रौद्योगिकी का विकास कर दुनिया पर प्रभाव बनाना चाहती है। पहले जो प्रकृति को ईश्वर का अंश मानकर संतुलित रूप में उपभोग करते थे, वहीं अब मानववाद की धारणा के केंद्र में होने के कारण प्रकृति हमारे लिए है का सिद्धांत प्रभावी हो गया है, जिस कारण प्रकृति की संवेदनशीलता का पर्याप्त ख्याल नहीं रखा गया है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण प्रकृति के साथ हुए असंतुलित व्यवहार के उपरोक्त कारणों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि तकनीकी के साथ हम पर्यावरण के उपभोगवादी मंशा के साथ साथ पर्यावरण के स्वास्थ्य पर आधारित पर्याप्त उपचारात्मक कार्य के लिए प्रौद्योगिकी के विकास पर आवश्यक जोर नहीं दिया है। आर्थिक लाभ की होड़ में पर्यावरण की अनदेखी ने अपने प्रतिक्रिया दुनिया को कई भयावह आपदाओं एवं प्रदूषण के रूप में दी। वुहान की प्रयोगशाला से कोरोना बीमारी के दुनिया को तबाह करने की कोशिश की गई। परमाणु तकनीक जिनका विकास इतना हो गया कि वह दुनिया को जड़ से खत्म करने की ताकत रखती हैं। पर्यावरण में प्रदूषण के रोग हो रहे हैं। वैश्विक उष्णता, जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे अब दुनिया के सामने खड़े हैं। इतने भयावह परिणाम को देखकर तो यही लगता है कि प्रौद्योगिकी का विकास मानवीय तथा समस्त पर्यावरण के अस्तित्व के लिए खतरा है, परंतु यह सच नहीं है। नई तकनीकों के विकास से मानवीय जीवन की गुणवत्ता में आमूलचूल परिवर्तन आया है। विश्व में गति आई है। मनुष्य की जीवन प्रत्याशा नई चिकित्सा तकनीकों के विकास से बढ़ी है। मनुष्य को ज्ञान के कई क्षेत्रों में नई उपलब्धियां मिली हैं। अब सवाल यह आता है कि क्यों ना हम पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी के सहित अस्तित्व के सिद्धांत की ओर काम करें। सर्वप्रथम प्रौद्योगिकी से पर्यावरण को ही हो रही हानियों के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं उनके लिए समाधान पर काम करना परम आवश्यक है। आज पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ एवं प्राकृतिक कारणों से विभिन्न आपदाएं भयावह रूप में आती हैं, अतः हमें चाहिए इन विनाशकारी आपदाओं की क्षति कम करने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। इसके अतिरिक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग पर्यावरण की मित्र अभ्यास के रूप में करने प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कागज की जगह स्कूल
कॉलेज प्रशासन की मीडिया जगत में डिजिटलीकरण को पूर्णतः बढ़ाने की आवश्यकता है। अतः पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी के सहअस्तित्व के को मानवीय विकास में वैश्विक उत्थान के लिए अपनाना आवश्यक है। हम प्रौद्योगिकी को अपने जीवन में अपनाएं, नई नई प्रगति करें, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार पर्यावरण एवं प्रकृति में दैवीय अंश की जीवत्ता को मानकर सतत विकास की अवधारणा को चरितार्थ करें। भारत कई मामलों में प्रकृति के अपने संवेदनशील प्रदर्शित करते हुए कई वैश्विक कदम उठा चुका है, जिसकी स्वीकार्यता पूरा विश्व मान रहा है। चलिए अब इस निबंध को थोड़ा सी हम एनालाइज कर लेते हैं इन टर्म्स में, प्रतियोगी परीक्षा के टर्म्स। देखिए सबसे पहली कमी तो इसमें है, अशुद्धियाँ बहुत ज़्यादा हैं। अशुद्धियाँ ज़्यादा हैं, हिंदी में अशुद्धियों का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जो हिंदी का निबंध पढ़ता है वो हिंदी का ज्ञाता होता है और वो अशुद्धियों को देखता है। तो सबसे पहले अशुद्धियों वाले कॉलम पे आपको फोकस करना है। दूसरा, प्रस्तावना अच्छी होनी चाहिए और निबंध रूपरेखा में होना चाहिए। देखिए प्रस्तावना जब आपने लिखी तो यहाँ पर वर्तमान समय प्रौद्योगिकी का समय है, ये कोई लाइन नहीं हुई, ये इस प्रकार का निबंध हो गया, छोटे बच्चे जैसे लिखते हैं ना उस प्रकार का ये वाक्य हो गया है। तो इसको थोड़ा सी बदलाव करने की आवश्यकता है इस पैरा को। अब भारतीय समाज, ये इसको लाया गया है। अब इसमें यहाँ पर आपको लाना क्या था, देखिए वर्तमान समय प्रौद्योगिकी का समय है, ये सब जानते हैं और ये बहुत रटी रटाई बात हो गई। पहले आप पर्यावरण और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण से रिलेटेड बात करें या प्रौद्योगिकी से रिलेटेड बात करें तो ऐसा वो डालें जिससे थोड़ा सी पाठक के मन में या जो एग्जामिनर उसके मन में अच्छा प्रभाव पड़े। यहाँ पर इन्होंने अच्छा लिखा है, क्या एक प्रश्न छोड़ा है कि क्या विश्व प्रकृति के साथ गैर, यहाँ गौर, गैर सतत उपयोग, या अच्छा वर्ड यूज किया सतत उपभोग, अच्छा वर्ड यूज किया है उपभोग के प्रभाव से अनभिज्ञ है। इसकी शुरुआत कैसे हुई, आइए इस पर चर्चा करते हैं। चलिए ये चर्चा की इन्होंने, उसके बाद ये अपना मेन कंटेंट लेके आए। लेकिन मेन कंटेंट में जब आप पर्यावरण और प्रौद्योगिकी के निबंध लिख रहे हैं तो पर्यावरण, पहले पर्यावरण के बारे में थोड़ा बताएं, हल्का बताने का प्रयास करें, हल्का, फिर प्रौद्योगिकी की विकास के बारे में के बात करें, बाद में इनको कोरिलेट करें, या प्रौद्योगिकी के बारे में बताते हुए उसके नुकसान पर्यावरण पर बताएं, थोड़ा रोचक वे में बताएं और अच्छा लगेगा। तो अब जैसे पर्यावरण पर आप कभी निबंध लिखते हैं तो आपको इन टॉपिक्स को यहाँ पर ऐड करना आवश्यक है। देखिए कभी भी आप ऐसे लिखते हैं पर्यावरण पर कोई भी आपका बिंदु आता है तो इन टॉपिक्स को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। देखिए पहला बिंदु जो है सतत विकास, सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूज फॉर टुडे सेव फॉर टुमारो, आज उपभोग और कल के लिए बचत, ये है सतत विकास। जल चक्र, कार्बन चक्र, भूवैज्ञानिक, भू जैव रासायनिक चक्र जो है प्रौद्योगिकी से जो प्रदूषण बढ़ रहा है उससे प्रभावित हो रहे हैं। धारणीय विकास लक्ष्य जो है उसकी बात कहीं पर नहीं की गई है। देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुए हैं, वो किस लिए हुए हैं उन पर चर्चा की जा सकती है पर्यावरण से रिलेटेड टॉपिक्स में, और पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों की बात की जा सकती है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की जा सकती है, एनजीटी है उसकी बात की जा सकती है, यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, पारिस्थितिकी असंतुलन या संकटापन्न जातियां, ये टॉपिक कहीं पर भी नहीं आया। जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, जो प्रदूषण बढ़ रहा है प्रौद्योगिकी के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, उससे बायोडाइवर्सिटी प्रभावित हो रही है, वो भी आया नहीं। बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में आ सकता है, संकटापन्न जातियों के बारे में आ सकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, ये भी आना चाहिए। ये प्रौद्योगिकी विकास से होने वाले नुकसान हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योटो प्रोटोकॉल इसका जिक्र नहीं, ओजोन प्रसरण इसका कहीं जिक्र नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहीं जिक्र नहीं, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत इसके लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, सुझाव देने आवश्यक हैं, प्रदूषण हो रहे हैं, अम्ल वर्षा है। तो ये टॉपिक्स कभी आप पर्यावरण कहीं पर भी आ रहा है तो इन टॉपिक्स को समायोजित करना आपको आवश्यक है, विशेषकर पर्यावरण जहाँ पर आता है वहाँ पर। अब देखिए आपको निबंध लिखना है, न कोई कहानी लिखनी है, सबसे बड़ी बात। तो देखिए यहाँ पर कुछ कोटेशन आ सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन लालचों को नहीं। यहाँ से अगर स्टार्टिंग हम कर दें, प्रकृति हमारी
ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, सकती है, लालचों लालचों को नहीं। ये आपने लाइन लिखी, उसको इस प्रकार से लिखा और यहाँ पर महात्मा गांधी जी लिख दिया। तो अब यहाँ से आप अपना ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं अपना मेन कंटेंट, प्रस्तावना। ये भी स्टार्टिंग हो सकती है, या फिर कुछ इस प्रकार की लाइनें लिख सकते हैं आप। या या आप लिख सकते हैं कोई कविता या कोई पंक्तियाँ, जैसे अ, धूप का जंगल, नंगे पाँव एक बंजारा क्या करता। बाकी पूरा मैं पढ़ देता हूँ, आप इसको सर्च कर लीजिए। अंसर कंबारी कंबारी की लाइन है, अंसर कंबरी जी की। अगर आप ऐसे कुछ वक्तव्य या ऐसी कविताएं लिख के स्टार्टिंग करते हैं, बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे धूप का जंगल नंगे पाँव एक बंजारा क्या करता, रेत का दरिया रेत के झरने प्यास का मारा क्या करता, बादल बादल आग लगी थी छाया तरसे छाया को, पत्ता पत्ता सूख चुका था एक बेचारा क्या करता। अब यहाँ से लिखेंगे आप, शायर अंसर कंबरी जी की ये पंक्तियां घोर पर्यावरणीय संकट समस्या पर प्रभाव डालती हैं, जो आज की पीढ़ी तथा आने वाली पीढ़ियों के सम्मुख एक बड़े संकट के रूप में आ सकती है, क्योंकि पर्यावरण मनुष्य के जीवन का आधार है। बिना स्वस्थ पर्यावरण के मनुष्य का जीवन संभव नहीं है। वैश्विक रूप से अंधाधुंध संसाधनों के दोहन से व अधारणीय विकास से आज कई समस्याएं मनुष्य के सम्मुख मुंह बाए खड़ी हैं। तो यहाँ पर जैसे भी आप निबंध लिखें, शब्दों का उचित प्रयोग आवश्यक है और एक सीरीज बननी चाहिए शब्दों की। अब ये आप शायरी लिख देते हैं या कुछ पंक्तियाँ लिख देते हैं, उसको उसकी व्याख्या नहीं करते, तो ये ऐसा लगेगा जो एग्जामिनर है उसको कि आप केवल ये दिखाना चाहता है कि मुझे एक कविता याद है या किसी महापुरुष का कोटेशन याद है, आप दिखाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसको कोरिलेट करना आवश्यक है। तो ऐसा निबंध हो जो रोचक लगे और अच्छा लगे और अंत में एक निष्कर्ष आए, आपके अपने विचार आए हैं। और कभी भी ध्यान रखें, विचारों में नकारात्मक बात नहीं करनी है। ये पर्यावरण भी आवश्यक है और प्रौद्योगिकी का विकास भी आवश्यक है। देखिए, अब यहाँ पर आप देखेंगे, अगर पर्यावरण पर हम बात करें, टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी पर बात करें, बिना प्रौद्योगिकी के आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। देखिए, अब आप देखिए, बिना एसी के आप सो सकते हैं? कहीं पर ऐसी स्थिति है बिना एसी के नहीं सो सकता आदमी, बिना पंखे के नहीं सो सकता, बिना मोबाइल के नौकरी नहीं हो पाती आदमी की। लेकिन चीज़ों को इस हद तक रखना है कि उसका पर्यावरणीय दुष्प्रभाव बिल्कुल कम से कम रहे। इति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, और नहीं सॉरी, अति किसी की भी अच्छी नहीं होती है, ना इति ना अति। तो इसलिए इस प्रकार से हमको पर्यावरण का प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना है कि हम सतत विकास की अवधारणा को आगे बढ़ा सकें और प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ साथ पर्यावरण को भी संरक्षित करते रहें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां एक अच्छे पर्यावरण में रह सकें और उनके स्वास्थ्य पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े। इस प्रकार से आप एक कंक्लूजन देते हुए लिख सकते हैं, क्योंकि बिना प्रौद्योगिकी के आप इस वर्तमान समय में रह नहीं सकते हैं। तो कोरिलेट करना भी आवश्यक है, इन चीज़ों का ध्यान देना आपको आवश्यक है। यहाँ पर अगर मैं इसको ईमानदारी से नंबर दूं तो प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से इसमें 18 नंबर तक ही आ पाएंगे। 18 से 20 नंबर, मुश्किल से अच्छा एग्जाम मिल गया तो 20 नंबर आ जाएंगे। वैसे ईमानदारी से देगा तो आदमी 15 नंबर या 18 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे इसमें, इस निबंध में। ऐसा मेरा फीडबैक है। बाकी किस्मत की बात है, किसी एग्जामिनर का मूड अच्छा होता है तो अच्छे अंक मिल जाते हैं। तो ये आज का मेरा एनालिसिस है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन थोड़ा सी लेवल ऊपर हो जाता है।
और हम आपको मोटिवेट करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।